वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एमपीपीएससी सेट कॉमर्स के एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु में जब कोई उपभोक्ता इतना ज़्यादा खर्च करता है कि ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को दबा देता है ताकि अंतस्थ मांग वक्र की ढाल धनात्मक हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट overwhelms द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ऐसा किसमें होता है कि जब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी गुड्स की भले उनकी क्वालिटी वैसी ना हो, लेकिन उनकी गुड्स की जब वैल्यू बढ़ना शुरू होती है तो क्या हो जाता है कि उनकी वैल्यू बढ़ने के साथ में परचेजिंग ज़्यादा करते हैं लोग। तो इसके लिए कहते हैं कि इसका कब होगा कि पॉजिटिवली स्लोप हो जाए। तो पॉजिटिवली स्लोप वाली जो बात कही गई है ये कहाँ पर होगी? ऑप्शन देखिए, निकृष्ट वस्तुएं यानी इंफीरियर गुड्स में, बी उत्कृष्ट वस्तुएं यानी सुपीरियर गुड्स में, सी गिफन वस्तुएं गिफन गुड्स में, और डी सामान्य वस्तुएं डी यानी कि नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज गिफन गुड्स। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि गिफन पैराडॉक्स के नाम से जानी जाती है, गिफन गुड्स कहलाती हैं, जैसे कि मेज हो गया, ज्वार बाजरा, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको इस श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा IRDA अधिनियम 1999 का पूर्णता अधिनियम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेडिसेसर ऑफ द IRDA एक्ट 1999? तो ऑप्शन देखिए, ए बीमा अधिनियम 1938, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, बी जीवन बीमा अधिनियम 1956, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, सी सामुद्रिक बीमा अधिनियम 1963, द मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963, और डी सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 यानी कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1991। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज द इंश्योरेंस एक्ट 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपभोक्ता का कौन सा व्यवहार कार्यकलापों में सम्मिलित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट कंसिस्ट कंज्यूमर बिहेवियर? तो देखिए, कंज्यूमर का बिहेवियर किन चीज़ों को लेकर के होगा, कंज्यूमर किन चीज़ों को लेकर के बिहेव करेगा? ऑप्शन देखिए जरा, प्राप्ति, बी उपभोग, सी अभिविन्यास, डी उत्पादन, ए ऑब्टेनिंग, बी कंज्यूमिंग, सी डिस्पोजिशन, और डी है प्रोड्यूसिंग। तो देखिए ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर से रिलेट करते। कंज्यूमर ऑब्टेन भी करता है, कंज्यूम भी करता है और डिस्पोजिशन भी करता है, लेकिन प्रोड्यूसिंग करना थोड़ी ना कंज्यूमर का काम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट ऑप्शन। पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा गया था कौन सा विच डज नॉट कंसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर प्रावधानों में धारा 37 आई के अंतर्गत कटौती की अनुमति उन व्ययों के लिए दी जाएंगी जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन I37 इज अलाउड अंडर टैक्स लॉज फॉर दोज एक्सपेंडिचर विचार क्या है? ए राजस्व यानी रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंडिचर में यहाँ पूछा गया डिडक्शन किसमें? धारा 37 आई के तहत अंतर्गत कटौती की अनुमति किन व्ययों के लिए दी जाएगी? तो ऑप्शन देखिए, राजस्व यानी कि रेवेन्यू के लिए है, बी पूंजीगत कैपिटल के लिए, सी राजस्व और पूंजीगत दोनों के लिए, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, और डी आस्थगित राजस्व व्यय यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज राजस्व। इसका मतलब रेवेन्यू ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जिनको इसमें छूट दी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम? तो ऑप्शन देखिए लिखा हुआ, ए है RTGS, और बी है डिमांड ड्राफ्ट, सी है NEFT यानी कि नेफ्ट जिसको बोलते हैं, डी है चेक। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट के लिए इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो डिमांड ड्राफ्ट है ये बैंक से होकर के होता है और चेक भी बैंक पर ही पेमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर RTGS और नेफ्ट दो ऐसे सिस्टम है, यानी कि दो ऐसे मेथड है जिनका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सिस्टम के लिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। तो ऑप्शन में ABCD में सी में देखिए आप A एंड C ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते प्रतिफल के नियम का सार है
द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है कि कोई कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन करता है उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, उससे कम होता जाता है। तो घटते तो इसका सार क्या है, एसेंस क्या है इसका, ये जानना है। तो ऑप्शन देखिए, ए आलोचशील उत्पादन इन इलास्टिक प्रोडक्शन, बी ऋणात्मक सीमांत प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, सी घटता कुल उत्पादन डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्शन, डी घटता औसत उत्पादन डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, दैट इज ऋणात्मक सीमांत उत्पादन यानी कि निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे पहले तो घटता रहता फिर बाद में निगेटिव हो जाता है। तो ये जो घटते प्रतिफल के नियम का सार है इसी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संगठन संरचना जो कार्यनीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का अनूठा संयोजन दर्शाती कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शोज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस नोन एज। ऑप्शन देखिए, मुक्त स्वरूप संगठन, फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, बी आभासी संगठन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सी नेटवर्क संगठन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, डी समस्तरीय संगठन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। तो कहा गया कि ऐसी संगठन संरचना जो कार्यनीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का अनूठा संयोजन दर्शाती है वो कौन सी है, वो है नेटवर्क संगठन, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ही ये ऐसी संयोजन दर्शाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राहक द्वारा परिकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदों तथा लागतों को परिलक्षित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। ऑप्शन देखिए, ग्राहक संतुष्टि यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बी ग्राहक की प्रसन्नता कस्टमर डिलाइट, सी ग्राहक मूल्य कस्टमर वैल्यू, डी ग्राहक की अपेक्षा कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सी ग्राहक मूल्य। कैसे, देखिए क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। तो ग्राहक मूल्य ही ऐसा है जो कि जिसमें कि टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स को दोनों को परिलक्षित करता है। तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। तो देखिए पहला है कि डॉग गुडविल है, ऑप्शन में देखिए बी में बिल्ली की ख्याति कैट गुडविल, सी मूसक ख्याति यानी रेड गुडविल, डी गाय ख्याति काऊ गुडविल। तो देखिए जो गुडविल है वो तीन तरह से होती है, कैट टाइप, रेड टाइप, डॉग टाइप और एक रैबिट टाइप की भी होती है। देखिए क्या होता है कि जहाँ तक बिल्ली की बात है ना, पहले तो कुत्ते की बात होती है कि डॉग क्या होता है। तो डॉग का कैसा होता है कि डॉग अपने मालिक के साथ ही रहता है और मालिक जब चला जाता है तो वो डॉग भी उस जगह को छोड़ देता है, ठीक है। और ऐसी ख्याति मालिक के साथ ही रहती है और मालिक के साथ ही चली जाती है। लेकिन अगर कैट की बात करें तो कैट क्या होती है, कैट कुछ घरों को पकड़ लेती है और उन्हीं घरों में रहती है और मालिक से उसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहता है। तो इस तरह के कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्लेस पर, एरिया पर लगे होते हैं, उनका मालिक से कोई संबंध नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल गुडविल होती है। रीज़न क्या है कि मालिक आते जाते रहेंगे लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल अपने आप जो है वहाँ पर स्थायित्व रहेगी और जो कोई भी पर्सन अगर वहाँ के बिजनेस को परचेज करेगा तो सेम प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है। जबकि हम डॉग टाइप गुडविल में देखें कि अगर मालिक चला गया तो मालिक के साथ ही गुडविल चली जाएगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, जबकि कैट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और रेड टाइप गुडविल उनकी होती है जैसे ईंट के भट्टे वगैरह है कि आज यहाँ पर लगे हैं, कल वहाँ पर लगे हुए हैं, फिर आगे चल करके कहीं और लगे हुए हैं, तो उनकी गुडविल सबसे कम होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगी, वो होगी बी, दैट इज बिल्ली की ख्याति यानी कि कैट टाइप गुडविल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है। ए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर ए लीजिंग हैविंग। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए जो तरलता संकट से गुजर रहा है, लिक्विडिटी क्राइसिस है जिसके पास में, बी जिसके पास अधिशेष निधि है यानी कि सरप्लस फंड है जिसके पास, सी जिसको उच्च लाभ हुआ है, हाई प्रॉफिट है जिसका, डी जिसे न लाभ हुआ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के उपयुक्त है के लिए उपयुक्त है जिसके पास में लिक्विडिटी के क्राइस है यानी कि जो तरलता संकट से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेता सावधान नीति का अर्थ है। क्रेता मतलब कि बायर बी अवेयर,
क्या कहा गया, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेटर मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेटर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, क्रेता को समय से पहले भुगतान कर देना चाहिए, बायर शुड मेक पेमेंट वेल इन टाइम, बी है क्रेता को अपनी खरीद के सभी पहलुओं के बारे में सावधान होना चाहिए, बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, सी क्रेता संपूर्ण भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पेमेंट, और डी है क्रेता किसी भी कीमत पर जिम्मेदार नहीं होगा, बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, कि क्रेता को अपनी खरीद के सभी पहलुओं के बारे में सावधान होना चाहिए। बायर शुड बी अवेयर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, खरीदने से पहले उसको सारी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि 2 लाख रुपए के शोधनीय अधिमान अंशों का सब मूल्य पर शोधित किया जाना है, इसके लिए 10% की छूट पर 80,000 के नए समतांश जारी किए जाने, पूंजी शोधन आरक्षित खाते में कितनी राशि अंतरित की जाएगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 लाख आर टू बी रिडीम्ड एट for which fresh equity share of ₹80,000 are issued at a discount of 10%. What amount should be transferred to capital redemption reserve, CRR अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप देखिए कि जब 2 लाख रुपए का रिडेम्पशन करना है और इस 2 लाख रुपए के रिडेम्पशन करने के लिए जो डिबेंचर्स जो शेयर्स हैं 80,000 के, तो 80,000 के शेयर पर 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कितने का? 10% का डिस्काउंट हो रहा। इसका मतलब ये है कि 8,000 का डिस्काउंट हो रहा, दैट इज 72,000 के शेयर्स इशू करे जा रहे हैं। इस 2 लाख में से ये 72,000 जब माइनस करोगे तो आएगा 1,28,000। कितना आएगा? 1,28,000 आ जाएगा और यही होगा इसका राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई फर्म अपनी उत्पादन प्रक्रिया में वार्षिक रूप से कच्चे माल की किसी मद की 90,000 इकाइयों का उपयोग करती है। प्रति इकाई लागत ₹3, प्रतिक्रय आदेश लागत ₹300 तथा इन्वेंट्री वाहन लागत 20% प्रतिवर्ष है। मितव्ययी आदेश लागत EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि फर्म कंज्यूम 90,000 यूनिट्स ऑफ a certain item of raw material in its production process annually. It cost ₹3 per unit. The cost per purchase order is 300 and the inventory carrying cost is 20% per unit. What is the EOQ? देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब कैलकुलेट करना होता है तो फार्मूला क्या होता है? √2AO/C ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर हम अंडर रूट लगाएंगे 2 इंटू अमाउंट 90,000 हो जाएगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 है, डिवाइडेड बाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 20% कितना? ₹3 का। तो देखिए 3 इंटू, अब 23 इंटू 20% को हम कैसे दिखा सकते हैं? 0.20 से। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 9486.83 आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि 9487। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कंपनी के समामेलन, आमेलन और पुनर्गठन को सुकर बनाती? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फैसिलिटेट अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 319 इनको क्या करती है? कंपनीज एक्ट में फैसिलिटेट करती है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन से 2 उपाय बीजगणितीय शोधन में समर्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट? एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में हेल्पफुल नहीं है। ऑप्शन देखिए, ज्यामितिक माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, विमाध्यिका, मीडियन, सी अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन, डी बहुलक यानी कि मोड, और ई हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन। तो सही विकल्प चुनिए। आप देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर आप देखें इसमें तो मीडियन और मोड ऐसे जो 2 ऑप्शन हैं, बी और सी जिसको कहते हैं, तो बी मीडियन और डी, सॉरी बी और डी मीडियन और मोड ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एल्जेब्रिक कैलकुलेशन यानी कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। बी एंड डी इज द बी एंड डी
यानी कि माध्यिका और बहुलक ऐसे माध्यम हैं जो कि बीजगणितीय शोधन में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 80 जी के तहत किसी नगद चंदे के लिए अधिकतम कटौती हो सकती है एज पर सेक्शन 80 जी, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर एनी कैश डोनेशन इज। देखिए धारा 80 जी के तहत मैक्सिमम जो डिडक्शन दिया जाता है यानी कि कितना 2000 रुपये अगर कैश में दिया गया होगा तो उसका छूट मिलेगी, उससे ऊपर का इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होना चाहिए, चेक के द्वारा पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज रेपो रेट। तो ऑप्शन देखिए लिखा है कि वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को उधार देती है, इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। बी है वो दर जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती हैं, इज द रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसीज लेंड्स टू आरबीआई। सी है वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक लघुकालिक परिपक्वता के मामले में बैंकों को उधार देती है, इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी। और डी है वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से धनराशियां उधार लेता है, इज द रेट एट विच आरबीआई बारोज फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। देखिए रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आरबीआई लोन देता है, किसको, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक को, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो दिया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर कि वो दर जिस पर भारतीय बैंक लघुकालिक परिपक्वता के मामले में बैंकों को उधार देती है, और ये बैंक कौन सी है, कमर्शियल बैंक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति को 10% अधिभार की संदायगी करनी पड़ती है यदि उसकी कुल आय निम्नलिखित में से किससे अधिक हो। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेएबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड। तो कहते हैं 10% सरचार्ज देना पड़ता अगर उसकी इनकम कितने से एक्सीड हो जाती, 50 लाख से। सी विल बी द राइट ऑप्शन। याद रखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 50 लाख से ज़्यादा होगा तो सरचार्ज पड़ेगा 10%। नेक्स्ट एक बहुराष्ट्रीय फर्म वो होती है जो, ए मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच बहुत से देशों से कच्चा माल मंगवाती है, सोर्स सप्लाइज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, और उत्पादन का बहुत सारे देशों को निर्यात करती है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज। सी बहुत से देशों में उत्पादन सुविधाओं का नियंत्रण और प्रचालन करती है, कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्री। डी जिसकी बहुत सारे देश के दूतावास तक पहुंच होती है, हैज कंसुलर एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय फर्म वो होती है बहुत से देशों में उत्पादन सुविधाओं का नियंत्रण और प्रचारण करती है। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इक्वेशन। तो आप देखते आए हैं अपने बैलेंस शीट को, देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम जब भी ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें ऐड कर देते हैं किसी तरह का नेट प्रॉफिट, या एडिशनल कैपिटल होता है और उसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग। कुछ सीक्वेंस यहाँ पे ऐसा ही बना है, लेकिन आपको इसमें देखना है कि कौन सा सीक्वेंस राइट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरंभिक पूंजी बराबर क्या, अंतिम पूंजी प्लस अतिरिक्त पूंजी माइनस आहरण माइनस लाभ। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। बी दिया ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल लॉसेज। सी है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। और डी दिया ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आप राइट ऑप्शन देखेंगे तो ओपनिंग कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो पहले तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब पहले हमने बनाया था ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल गए थे तो ड्राइंग को हमने वहां पर लेस किया था। अब हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग जाएंगे तो ड्राइंग को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और एडिशनल कैपिटल कोई भी होगी और या नेट प्रॉफिट तब पहले प्लस किया था तो आप कर देंगे माइनस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज दैट इज प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ MPPSC। और हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जा करके पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप, और वहां से आप स्टोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो स्टोर पे देखेंगे ये कोर्स MPPSC सेट कॉमर्स का आपको नजर आएगा। इस कोर्स में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेज, MCQ जो कि आपको एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, और
इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक स्टूडेंट के लिए जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वैसा रियल टाइम एग्ज़ाम जैसा ही टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ क्रिएट की गई है आपके लिए। इन टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये हमने आपको 20 क्वेश्चंस फ्री टेस्ट के तौर पर आपको दिए गए हैं, जो कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए लिंक प्रोवाइड है। आप वहाँ जा कर के इन टेस्ट को दे सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। तो ये तो था हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.